गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज का हमारा टॉपिक है लाला लाजपत राय के राजनीतिक विचार। लाला लाजपत राय प्लूटो, अरस्तु, हाब्स, लाक, रूसो आदि की तरह राजनीतिक विचारक नहीं थे। वह तो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन का उद्देश्य मनुष्यता को विशेष राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक चिंतन देना नहीं था, बल्कि वह तो जीवन भर भारतीय लोगों के कल्याण के लिए और देश को विदेशी गुलाम से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करते रहे थे। अपने संघर्षपूर्ण जीवन के दौरान उन्होंने समय समय में अलग अलग विषयों से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। उन्हीं विचारों को ही लाला जी के राजनीतिक विचारक माना जाता है। तो वो निम्नलिखित है। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा राष्ट्रवाद संबंधी विचार। वो एक ग्राम दल के नेता थे और क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने कोई राजनीतिक स्पेशल अपने विचार नहीं दिए हैं। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने जितनी भी गतिविधियाँ की थी, जहाँ भी जो जैसे बोले थे, उनको उसमें राजनीतिक विचारों में डाल दिया है। तो उसमें राष्ट्रवाद संबंधी उसके क्या विचार थे? राष्ट्रवाद उनके राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु था। उन्होंने कहा था कि किसी स्वतंत्र देश के राजनीतिज्ञ अपने आप को उदारवादी और रूढ़िवादी, लोकतंत्री और गणतंत्रीय रूप में संगठित कर सकते हैं, परंतु एक गुलाम देश के लोगों का जिस विचारधारा के साथ संबंध हो सकता है या होना चाहिए, वह है राष्ट्रवाद की विचारधारा। भी जब हम आज़ाद आना है तब तो हम कैसा भी सोच लें, उदारवादी बने, रूढ़िवादी बने, लोकतंत्रीय बने, लेकिन जब हम परतंत्र हैं, जब हम किसी के गुलाम हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने की सोचनी है। सबसे पहले हमें राष्ट्रवाद की ही विचारधारा रखनी है। गुलाम देश के लोगों का एकमात्र उद्देश्य विदेशी गुलामी को समाप्त करना है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना होना चाहिए। देशभक्ति उनका धर्म होना चाहिए और मातृभूमि देवी माँ होनी चाहिए, जिसकी उसको पूजा करनी चाहिए। देशभक्ति लाला लाजपत राय के जीवन का मनोरथ थी। उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह सत्ता और धन दौलत की लालसा न करें और मातृभूमि की सेवा करने में जुट जाएं। इस संबंधी उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए यथार्थ और निस्वार्थ भक्ति ही हमारा धर्म होना चाहिए, जो कि हमारे जीवन का उत्तम मनोरथ है। अपने देश की सेवा में हमें न तो धन और न ही जीवन की परवाह करनी चाहिए। चाहे हमारा धन भी चला जाए और चाहे हमारा तन भी चला जाए, हमें सबसे पहले गुलामी की बेड़ियों से निकलना है, अपने देश को आज़ाद कराना है। लोकतंत्र के बारे में विचार। लाला लाजपत राय पूर्ण तौर पर लोकतंत्रवादी थे। वह लोकतंत्र को न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में भी अपनाना चाहते थे। लोकतंत्र के बारे में उनका दृष्टिकोण बहुत विशाल था। उनके लिए राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र का अर्थ लोगों का स्व निर्णय का अधिकार था, जबकि सामाजिक जीवन में इसका अर्थ समाज में मौजूद विभिन्न श्रेणियों में पाए जाने वाले मतभेदों को समाप्त करना था। सामाजिक तौर पर उन्होंने लोकतंत्र की धारणा का अर्थ छुआछूत की समाप्ति, जाति प्रथा की समाप्ति और स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों की प्रमुखता को समाप्त करना था। उस टाइम ये था ना भी, जो औरत काम करती थी और पुरुष काम करते थे, उनमें भेदभाव किया जाता था, बराबर वेतन नहीं दिया जाता था। औरतों को थोड़ा दिया जाता था, पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता था। तो ये आर्थिक असमानता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। आर्थिक लोकतंत्र से उनका भाव ऐसे समाज से था जो जिसमें विशाल आर्थिक असमानताओं का अस्तित्व न और किसी भी वर्ग का आर्थिक शोषण न होता हो। उन्होंने कहा था कि लोक राज्य इस बात की मांग करता है कि सारी असमानताओं को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह युग समानता और भाईचारे का युग समझा जाता है। ये लोकतंत्र तुम समझते हो ना, डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता की जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। तो इसमें जनता के साथ किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी तौर पर जो है वो शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी तौर पर असमानता का बिहेव नहीं होना चाहिए। उनके साथ राजनीतिक क्षेत्र हो तो सबको मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, सरकार की आलोचना करने का। सामाजिक क्षेत्र है, वहाँ लोगों को व्यवसाय करने का, रोजगार करने का, अपना किसी भी तरीके से पैसे का निवेश करना, उन्होंने फैक्ट्रियाँ वगैरह लगानी है, तो सबको बराबर में। आर्थिक असमानता में भी लोगों के साथ अमीर और गरीब के बीच में जो खाई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, तो सबको अपना जो है जीवन स्तर ऊंच उठाने का मौका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र के बारे में उनके विचार थे। राज्य के कार्यों से संबंधित विचार। लाला लाजपत राय के कार्यों को केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित करने के पक्ष में नहीं थे। वास्तव में वह कल्याणकारी राज्य की धारणा के समर्थक थे। उनका विचार था कि राज्य के द्वारा लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सदाचारिक व नैतिक विकास के लिए कार्य करने जरूरी है। वह पुलिस राज्य की धारणा के विरुद्ध थे। पुलिस राज्य की धारणा का मतलब क्या हुआ कि केवल राज्य का काम ये नहीं कि कानून व्यवस्था बनाए, लोगों के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भी राज्य को ही करनी है। भी उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उनके यातायात के साधन हैं या नहीं, वो कैसे उपलब्ध करवाने हैं, उनकी हर प्रकार की सुविधाओं का उनको ध्यान रखना है। केवल पुलिस राज्य नहीं है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखेगा।
वह चाहते थे कि प्रत्येक राज्य देश की सुरक्षा, लोगों की जान माल की सुरक्षा आदि के कार्यों को करने के अलावा वह सारे काम भी करने चाहिए जो जन कल्याण के लिए जरूरी है। इस संबंधी उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार राज्य का कर्तव्य है कि वह स्कूल स्थापित करे, उसी प्रकार अस्पताल खोलने भी जरूरी है। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राज्य न सिर्फ बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बल्कि उसकी उत्पत्ति को असंभव बनाने के लिए ही कदम उठाने चाहिए। अब जैसे कोरोना बीमारी चल रही थी, भी एक सरकार का यही मकसद नहीं था कि उस बीमारी की रोकथाम के उपाय करें, उसकी उत्पत्ति को खत्म करने के लिए टीका बनाया, वैक्सीनेशन करवाया ना, जनता का भी जबरदस्ती भी करवाया, लोगों को जागरूक भी किया, भी वैक्सीनेट हो, आप वैक्सीनेशन करवाना चाहिए आपको। तो ये सरकार का, ये राज्य का कर्तव्य भी बनता है कि वो केवल बीमारी को फैलने से ही नहीं रोके, उसकी उत्पत्ति के ही सोर्स जो है उसको ही बंद कर दे, उसको उत्पन्न ही नहीं होने दे, ऐसे कदम उठाने चाहिए। हिंसा का विरोध। यदि लाला लाजपत राय बेशक उग्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी मतलब गरम दल के नेता थे वो, ये महात्मा गांधी की जो प्रार्थना पत्र देना या जुलूस निकालना शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के एकत्रित होना, रिक्वेस्ट करना अंग्रेजों से, उन सबको नहीं मानते थे। जैसे गांधी कहते थे कि इधर मारा है तो एक दूसरी तरफ कर लो, गाल दूसरा अड़ा दे, उसका आगे की दूसरा थप्पड़ लग जाए, ऐसे वो शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास न रखकर क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास रखते थे, लेकिन हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि हिंसक साधनों द्वारा किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुर्बानी देना जरूरी है, परंतु हिंसा का प्रयोग उतना उचित नहीं है। उनका विचार यह था कि हिंसा विरोधी हिंसा को जन्म देती है। जब किसी राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के परवाने हिंसक साधनों का सहारा लेते हैं तो साम्राज्यवादी सरकार उनको कुचलने के लिए दमनकारी हिंसा का अधिक प्रयोग करती है। हिंसा का जवाब तो हिंसा ही से ही मिलेगा ना। भी वो कहते हैं कि अगर हम भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंसा का प्रयोग करेंगे तो ये सरकार जो अंग्रेजों की है ये भी हमें कुचलने के लिए हिंसा का प्रयोग करेगी। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का विकास सही दिशा की तरफ बढ़ने से रुक जाता है। सरकार की दमनकारी कार्यवाही नई समस्याओं को जन्म देती है। लाला जी का यह विचार था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए विदेशी सरकार से टकराव की नीति तो उपयोगी साबित हो सकती है, भी हमें टकराना तो पड़ेगा सरकार से एक न एक दिन, परंतु हिंसा की राजनीति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह बायकॉट, सरकार के साथ असहयोग, असैनिक अवज्ञा, हड़ताल, धरने आदि साधनों को ग्रहण करने के पक्ष में थे, परंतु हिंसा की राजनीति से वह सहमत नहीं थे। मारकाट मत करो भाई, सरकार का बायकॉट कर दो, उसके कानून ना मानो, उसका किसी भी प्रकार का सहयोग ना करो सरकार का, स्वदेशी अपनाओ, अपना हड़ताल कर लो, है ना, धरने पर बैठ जाओ, लेकिन मारकाट ना करो। स्वराज्य संबंधी विचार, ये तो उसका मेन नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य संबंधी लाला जी के इस विचार के इस पक्ष में अनोखे थे। वह पक्के राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। विदेशी गुलामी से भारत को स्वतंत्र कराना उनका हार्दिक आदर्श था, परंतु अपने स्वराज्य में वह अंग्रेजों को अपने लोगों के समान स्थिति देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा था कि उनकी कल्पना का स्वराज्य अंग्रेजों के साथ अपने संबंध एकदम समाप्त नहीं कर लाएगा, बल्कि सरकार के अलग अलग विभागों में ब्रिटिश विशेषज्ञों की भर्ती जारी रहेगी। क्या कहता था कि अगर हमारा खुद का राज हो जाएगा, उसके बाद भी ये नहीं कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। अगर अंग्रेज यहाँ रहकर हमारे यहाँ नौकरी करेंगे तो उनको वही मान सम्मान मिलेगा जो भारतीयों को हमने देना है, वो अंग्रेजों को भी देंगे, उनकी भर्तियाँ जारी रहेंगी। वह इस बात के लिए भी तैयार थे कि अंग्रेज हमारे दोस्त और साथियों की तरह हमारे मार्गदर्शक और सलाहकार के तौर पर भी हम काम कर सकते हैं। स्वराज्य संबंधी अपने विचारों का सारांश यह था कि सरकार की किस्म और प्रशासनिक संगठन सभी निर्णय भारतीय लोग अपने आप लेंगे और इस प्रकार के मामलों में अंग्रेजों की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। भी सरकार हमारी होगी, अगर ये यहाँ नौकर बनकर रहना चाहते हैं तो नौकर बनकर रह सकते हैं, हमें मार्गदर्शन हम इनका लेते रहेंगे, इनकी सलाह भी लेते रहेंगे, हैं, लेकिन हमारे जो अंतिम निर्णय होंगे वो हमारे ही होंगे, हम खुद प्रशासक बनेंगे अपनी सरकार को चलाने के लिए। लाला जी ने अपने स्वराज्य में अंग्रेजों को की प्रमुखता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका स्वराज्य सारे लोगों के लिए प्यार की भावना पर आधारित स्वराज्य होगा और किसी भी जाति धर्म वर्ग के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तिलक की तरह वह भी मानते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई भी विदेशी शक्ति भारतीयों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। उनका यह विचार था कि यदि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नारे को युद्ध नारे के तौर पर अपना लिया जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति भारतीयों को स्वराज्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकती है। लाला जी के लिए स्वराज्य का अर्थ भारतीय लोगों के स्व निर्णय के अधिकार को मान्यता देता है और भारतीय लोगों को अपनी एक जिम्मेदार सरकार की व्यवस्था होने से है। अधिकारों संबंधी विचार, लाला लाजपत राय मानवीय अधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे। वह चाहते थे कि लोगों को जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा हर तरह के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए।
पर उनका यह पक्का विश्वास था कि कोई भी विदेशी सरकार अपने अधीन लोगों को ऐसे अधिकार पूर्ण तौर पर नहीं देती जो अधिकार विदेशी शासकों के साम्राज्य हित में नहीं होते। इसलिए लाला जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार पर अधिक जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि विदेशी सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना गुलाम देश के लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। भी उनका खुद का देश है तो उस सरकार से लड़ेंगे। विदेशी सरकार से लड़ना, इसकी परमिशन नहीं लेनी हमें अंग्रेजों से कि हम तुम्हारे खिलाफ लड़ें या ना लड़ें, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लाला जी ने अपने देशवासियों को कहा था कि विदेशी साम्राज्य को और साम्राज्य की सरकार लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। कुचले तो गी ना, उनके जो आंदोलन करेंगे उनको कुचलने की कोशिश करेगी। इसलिए भारतीयों को अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदारवादियों के विचारों की आलोचना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस संस्था के आरंभिक नेता काफ़ी ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के अधीन थे। वह भारत के ब्रिटिश राज के प्रशंसक थे। वह भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध न तो क्रांतिकारी साधनों का प्रयोग करने के पक्ष में थे, न ही वह सरकार के साथ किसी प्रकार के टकराव की नीति ग्रहण करना चाहते थे। ये नरम दल के नेता थे। ये भी सरकार के साथ टक्कर नहीं लेना चाहते थे, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहते थे। इसी कारण इनको उदारवादी कहा जाता है। 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादियों का ही नियंत्रण था। उदारवादियों के अनुसार ब्रिटिश शासन भारत के लोगों के लिए वरदान था, क्योंकि इससे भारत में एकता पैदा हुई और भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ था। ये जो मानते थे ना भाई अंग्रेजों ने आकर अंग्रेजी कर दी, शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुआ है, व्यापार करने के लिए रेलवे व्यवस्था कर दी, भी हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, तो ये वरदान मानते थे अंग्रेजों को। यहाँ उनकी सभ्यता संस्कृति को काफ़ी लाभदायक मानते थे। उनको ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूर्ण विश्वास था। भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए प्यार की भावना का विकास ब्रिटिश राज्य के बिना संभव नहीं था। उनके लिए ब्रिटिश साम्राज्य अंधेरे में डूब रहे व्यक्ति को दिए गए सहारे की तरह था। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी के साथ साथ उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज लोग सच्चे और न्याय पसंद थे। वे अपनी मांगों के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे प्रार्थना पत्र देना, प्रस्ताव पास करवाना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, राजकीय पत्र पेश करना आदि के साधन उदारवादियों के मुख्य संवैधानिक साधन थे। परंतु इन संबंधी लाला जी के विचार अलग थे। वे उदारवादियों के साधनों को भीख मांगने वाला साधन कहते थे। भी उनके विचार में विदेशी नौकरशाही को कांग्रेसों की मांगों को मानने के लिए प्रार्थना के द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए कष्ट सहने और आत्म बलिदान देने की भावना की जरूरत है। वह उदारवादियों के भीख मांगने वाले साधनों को भारतीयों के लिए बड़ा अपमानजनक समझते थे। बनारस के समागम में 1905 में लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेज भीख मांगने से ज़्यादा किसी और चीज़ से घृणा नहीं करते। मेरा विचार है कि भिखारी घृणा का अधिकारी है, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को बता दें कि हम भिखारी नहीं हैं, ये हमारा अधिकार है। जहाँ स्वतंत्रता जो भीख में ये दे के जाएंगे ना, हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारा अधिकार है और हम उस अधिकार को लेकर रहेंगे। स्वतंत्रता पड़ाव में संभव नहीं। उदारवादियों का यह मत था कि स्वराज्य और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों में आवश्यक योग्यता की कमी है। जो ये उदारवादी थे ना, ये नहीं मानते थे, ये नहीं इतने थे कि भारतीय इतने सक्षम है, इतने आंदोलन कर लेंगे, इतनी क्रांति कर देंगे, वो इतना नहीं समझते थे भी इस योग्य है ही नहीं। यह योग्यता उनमें धीरे धीरे विकसित होगी। इसलिए स्वतंत्रता और स्वराज्य की प्राप्ति धीरे धीरे पड़ाव में हो सकती है। भी थोड़ा थोड़ा हासिल कराएंगे अपन। जैसे ही तो अपन 15 अगस्त 1947 को एकदम अंग्रेज चले गए। ये उदारवादी चाहते थे कि थोड़ा थोड़ा कब्जा करें हम अपने देश पर। एक बार प्रशासनिक व्यवस्था संभाल ली, कभी राजनीतिक संभाल ली, फिर धीरे धीरे आर्थिक संभालेंगे। इस तरह ये चाहते थे कि पड़ाव में मिले हमें। परंतु लाला जी इस विचार से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को पड़ाव में प्राप्त करने की बात बेतुकी लगती है। यहाँ तक कि रियायतें और तोहफे भी किस्तों में प्राप्त किए जा सकते, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र कभी भी पड़ाव में पैदा नहीं होता। लाला जी का यह दृढ़ विश्वास था कि अब स्वतंत्र राष्ट्र के कारण पैदा हुए हैं। यह विचार उदारवादियों के मन में कभी नहीं आया था। वह तो सिर्फ सुधारक थे और सरकार के ढांचे में कोई महान परिवर्तन किए बिना ही इधर उधर की कुछ रियायतों की मांग करते रहते थे। भी उस टाइम देसी रियासतें होती थी ना, रियायतें भी कुछ एक हमें देते रहो, धीरे धीरे राजा हमारे खुद के बनते रहेंगे और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। तो कुछ एक रियायतों की मांग करते। इसके अलावा लाला लाजपत राय का विचार था कि यदि हम तुरंत स्वराज्य की मांग नहीं करते तो इससे गुलामी की मानसिकता और बढ़ जाएगी, जो कि विदेशी शासक देश में पैदा कर रहे हैं।
लाला जी स्वराज्य की तुरंत प्राप्ति के पक्ष में थे। वह भारतीयों को स्वराज्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण तौर पर योग्य समझते थे। वह पड़ाव में स्वतंत्रता या स्वराज्य प्राप्ति के विरोधी थे, जो कि उदारवादी मानते थे कि पड़ाव मिलेंगे, नहीं, ये नहीं चाहते थे कि हम पड़ाव मिले, ये एकदम पूर्ण तौर पर अपना स्वराज्य चाहते थे। आत्मविश्वास पर बल। लाला जी आत्मविश्वास को एक महान शक्ति मानते थे। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र होने के लिए हमारे पीछे जोरदार शक्ति होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यह शारीरिक शक्ति ही हो। मौजूदा परिस्थितियों में शारीरिक शक्ति का विचार करना गलती है। हमें राष्ट्रीय इच्छा का इस ढंग से निर्माण और अगुवाई और नियंत्रण की जरूरत है जो कि दिल को आकर्षित करने वाली हो। इस कार्य के लिए हम अंग्रेजों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। हमें अपना कार्य खुद अपने ही ढंग से करना होगा। इस मंतव्य के लिए अंग्रेजों से मदद प्राप्त करना या उनकी मदद पर भरोसा करना मूर्खता होगी। भी हमारे अंदर आत्मविश्वास खुद होना चाहिए कि हम खुद अपनी आज़ादी हासिल कर लेंगे। उसमें थोड़े बहुत अंग्रेजों की सहमति बना लो। विसा हर तरह के व्यक्ति होते हैं ना, तो उनमें भी कुछ हमारे समर्थक भी थे। उन पर भरोसा भी करना ठीक नहीं था, क्योंकि वो हैं तो अंग्रेज ही ना। तो ये कहते थे कि हमें अंग्रेजों पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो हमारी पूरी मदद कर देंगे। लाला लाजपत राय स्वराज्य की प्राप्ति के लिए स्वयं किए गए यत्नों पर निर्भर करते थे। 1920 में अमेरिका से भारत वापस आने पर बम्बई में लाला लाजपत राय ने भाषण में कहा कि मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि अपने आप के अलावा किसी और पर भरोसा न करो। तुम सिर्फ अपनी कोशिशों के कारण ही ऊपर उठ सकते हो। याद रखो, राष्ट्र अपने आप ही बनते हैं। हम सहयोग का स्वागत करेंगे, हम सलाह का स्वागत करेंगे, परंतु हम सरपरस्ती, संरक्षण और हिदायतों का विरोध करेंगे। हम बच्चे नहीं हैं। हमारे पीछे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6000 साल पुराने विकसित बुद्धि है। उन्होंने भारतीयों को स्वयं विश्वास और स्वयं यत्नों के द्वारा ये स्वराज्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। क्रियाहीन प्रतिरोध संबंधी विचार। लाला लाजपत राय तिलक की तरह भारत में क्रियाहीन प्रतिरोध के समर्थक थे। क्रियाहीन प्रतिरोध के संबंध में उन्होंने अपने विचार सबसे पहले 1906 में बनारस में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में पेश किए थे। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी शासन से लड़ने, अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्रियाहीन प्रतिरोध की विधि को अपनाया। लाला लाजपत राय के अनुसार नरम दलीय, भीख मांगने वाले संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज्य उपलब्ध नहीं करवा सकते। जो पीछे बताए थे ना, प्रार्थना पत्र देना है या और जो भी वो संवैधानिक तरीके थे, प्रस्ताव पास करवाना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, राजकीय पत्र पेश करना, ये थे नरम दलीय भी थे। इसको नहीं मानते थे। इसके लिए हमें क्रियाहीन प्रतिरोध की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तिलक ने अपने राजनीतिक जीवन में अंतिम काल में जहां ब्रिटिश प्रशासन का सहयोग करने की इच्छा प्रकट की और विपिन चंद्र पाल ने अंग्रेजी सहायता के साथ बस्तीवाद के शिकार देशों को एक संघ बनाने का सुझाव दिया, वहीं लाला जी ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों शासन का विरोध किया। लाला जी हिंसक साधनों में विश्वास नहीं रखते थे। वह बायोकाट, स्वदेशी, राष्ट्रीय विद्या और शांतिमय सहयोग आंदोलन के पक्ष में थे। इन साधनों द्वारा वह सरकार को भारतीयों की मांग मनवाने के लिए मजबूर कर देने के समर्थक थे। राष्ट्रवादी शिक्षा के समर्थक। लाला जी ने अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में असंतोष प्रकट किया। उनके मत के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य केवल सस्ते बाबू तैयार करना ही रह गया था। सस्ते बाबू मतलब सस्ते कलरक, जो निम्न श्रेणी के काम करती हैं। उन्होंने इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात महसूस किया कि इन देशों के नागरिकों का अपने देश के प्रति अधिक प्रेम होने का कारण उनकी शिक्षा प्रणाली है। इसलिए लाला लाजपत राय ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए शिक्षा को महत्व दिए जाने की जरूरत महसूस की। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार करने की जरूरत को महसूस करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को पेश करने का सुझाव दिया, ताकि भारतीयों को भारतीय भावना विकसित करने का पाठ पढ़ाया जा सके। लाला लाजपत राय के मतानुसार अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति ग्रहण कर रही है। एक तो वे इंग्लैंड में शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों और नौजवानों में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे हैं, दूसरी तरफ वह शिक्षा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लाला लाजपत राय जी, क्योंकि देखो अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजों के बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे, अंग्रेजी माध्यम को पढ़ाएंगे, अंग्रेजी कल्चर पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो उनके बच्चों की तो सभ्यता संस्कृति में विश्वास बढ़ेगा ना। और हमारा अपने में तो कम होगा, भारतीय राष्ट्रवाद ही नहीं पढ़ाया जा रहा, तो हमें उनकी कल्चर के अनुसार चलेंगे तो उनमें हमारे राष्ट्रवाद के प्रति जो है हमारे बच्चे तो वो भावना कम हो रही है और अंग्रेजों के बच्चों की भावना डबल हो रही है। भी वहाँ भी यही शिक्षा है, यहाँ भी यही शिक्षा मिल रही है, तो दोहरी नीति ग्रहण कर रहे थे। लाला लाजपत राय का मत था कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए भारतीयों को राष्ट्रीय शिक्षा का अध्ययन करना होगा और इस दिशा में शिक्षित यत्नों को किया जाना जरूरी है। वह चाहते थे कि भारत में ऐसी वैदिक संस्थाएं स्थापित की जाएं जो युवकों को भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्याचार, भारतीय सभ्यता, भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्रदान करें। लाला जी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध नहीं थे, परंतु वह राष्ट्रीय शिक्षा की कीमत पर पश्चिमी शिक्षा देने की व्यवस्था का विरोध करते थे। भाई अपनी शिक्षा त्याग कर पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करें वो गलत है।
अब जैसे हम अपने साथ में इंग्लिश भी पढ़ तो रहे हैं ना, लेकिन साथ में अपना भारतीय साहित्य भी पढ़ रहे हैं, भी साथ साथ पढ़ लो। अपना भारतीय साहित्य खत्म करके, भारतीय शिक्षा खत्म करके पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने के विरोधी थे। भी साथ साथ उसकी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन भाषा है, विदेशों में बच्चे जाएंगे ज़रूरत है, दूसरे स्टेट में जाएंगे वहाँ हमें अंग्रेजी की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए अपनी जो राष्ट्रभाषा उसको त्याग कर दें वो बिल्कुल गलत है। राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास। पश्चिमी जगत के ज़्यादातर विद्वानों ने राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थन किया। इसके विपरीत लालाजी ने राष्ट्र की सर्वोच्चता में विश्वास प्रकट किया। उनके मत के अनुसार राष्ट्र ही राज्य का स्वरूप और उसकी किस्मों की निर्धारित करता है और उनमें परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है। उनका राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता के साथ भरपूर लगाव था। वह अखंड भारत के समर्थक थे। वह संकीर्ण स्वार्थवाद, प्रांतवाद और व्यक्तिगत स्वार्थी प्रवृत्ति के विरोधी थे। ना तो अपने बारे में सोचना, ना अपने प्रांत के बारे में सोचना, न अपने स्टेट के बारे में सोचना। वो ऐसा चाहते थे कि केवल भारत के बारे में सोचना है। उनको यह बात बहुत चुभती थी कि जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड के नागरिकों के विपरीत भारत में देश प्रेम और आपसी भाईचारे की भावना की कमी पाई है। लाला लाजपत राय के अनुसार राष्ट्र प्रेम से बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है। राष्ट्रीय भाषा से अधिक कोई महत्वपूर्ण कोई और भाषा नहीं है। राष्ट्रीय धर्म से बढ़कर कोई और धर्म नहीं है। राष्ट्रीय सेवा के लिए हमें अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। लोकतंत्रीय प्रणाली के समर्थक। लाला लाजपत राय को लोकतंत्रीय प्रणाली में पूरा विश्वास था। लाला जी के अनुसार हमारे देशव्यापी लोकतंत्रीय प्रणाली से अनजान नहीं थे। लोकतंत्रीय प्रणाली का स्वरूप भारत में प्राचीन काल से पाया जाता है। उनके मतानुसार लोकतंत्रीय प्रणाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता को अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। पंचायती राज की प्रणाली भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। युग बदले, शासन बदले, वंश बदले, पर स्थानीय स्वशासन की लोकतंत्रीय प्रणाली हमेशा कायम रही है। इसलिए लाला लाजपत राय ने भारत में लोकतंत्रीय प्रणाली की स्थापना पर जोर दिया था। लाला लाजपत राय को लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था क्योंकि यह प्रणाली समानता पर आधारित थी। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को लोकतंत्र के विरुद्ध मानते थे क्योंकि अंग्रेज हमेशा अपने आप को शासक और भारतीयों को शासित समझते हैं। शासक अपने हितों के मुकाबले शासित के हितों के प्रति लापरवाही करते, जैसे अंग्रेज करते थे ना। वो ब्रिटेन का हित देखते थे, भारतीयों का हित नहीं देखते थे, तो हमेशा उनकी लापरवाही करते थे। इब्राहिम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र के संबंध में दी गई परिभाषा में लाला लाजपत राय का पूर्ण विश्वास था। लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है। लाला जी का मत था कि इंग्लैंड और अमेरिका में समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया क्योंकि उन देशों में अपनी आदि जनता भाव स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया था, जबकि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित था। यहाँ इस बात का वर्णन योग्य है कि उस समय उन देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं था। लाला जी लोकतंत्र के माध्यम से जाति और धर्म के कलेश को समाप्त करना चाहते थे। वह ऐसे लोकतंत्र की स्थापना के विरुद्ध थे जो जनता के किसी भी वर्ग को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रखता है। वैसी लोकतंत्रीय प्रणाली के समर्थक थे जो समानता के आधार पर सारे धर्मों, सारी जातियों, सारे वर्गों, सारे प्रांतों के लोगों को समान अधिकार प्रदान करती हो और सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि के संकीर्ण प्रभाव से स्वतंत्र हो। अहिंसा संबंधी विचार। लाला लाजपत राय गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए। वह इन आंदोलन से गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया था, परंतु लाला लाजपत राय ने गांधी जी के अहिंसा संबंधी सिद्धांत का अंतिकरण नहीं किया क्योंकि वह योद्धा है, सत्याग्रही नहीं। वह राजनीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में स्वीकार करते परंतु सैद्धांतिक रूप से नहीं। वह गांधी जी के सत्याग्रह की बजाय क्रियाहीन प्रतिरोध में विश्वास करते थे। उन्होंने आप कभी भी हिंसक आंदोलन में भाग नहीं लिया था, फिर भी वह भारतीय क्रांतिकारियों के सम्मान योग्य, अत्यंत विश्वास योग्य सहयोगी रहे। उनके क्रांतिकारी सहयोगियों में एम एन रॉय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस आदि प्रमुख थे। यद्यपि हिंसक आंदोलनों में उनका पूर्ण विश्वास नहीं था, फिर भी भारतीय क्रांतिकारियों के साथ उनकी नज़दीकी संबंध यह साबित करते हैं कि क्रांतिकारियों के प्रति उनमें सद्भावना थी। भी उनको गलत भी नहीं ठहरा रहे थे, रिलेशन भी उन्हीं के साथ, गर्म दलवानों के साथ थे, लेकिन खुद कभी भाग नहीं लिया। लाला जी गांधी जी की तरह अहिंसा को एक अटल सिद्धांत नहीं मानते थे। वे नीति के रूप में अहिंसा के समर्थक थे, पर उसको एक अटल या स्थायी नैतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। भी ये नहीं कि हमें कोई मारता रहे और हम चुपचाप सहन करते रहे। भी उसको एक नैतिक सिद्धांत के रूप में लेते थे, एक स्थायी सिद्धांत। कभी अगर जरूरत पड़े तो हिंसा भी करनी पड़ सकती है, मारने वाले का हाथ तो पकड़ेंगे ना, हैं, और जवाब भी देना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई मारता रहे और हम सहन करते रहे। लोकतंत्रीय समाजवाद के संबंध में विचार। लाला जी का लोकतंत्रीय समाजवाद में पूर्ण विश्वास था। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान बेशक कई बड़े बड़े
समाजवादी नेताओं के साथ मिले और 1917 में सोवियत रूस में घटित क्रांति का उन्होंने समर्थन किया। फिर भी उनको समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों में पूर्ण विश्वास नहीं था। वह सोवियत रूस के समाजवाद को भारतीय शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने लोकतंत्रीय समाजवाद का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। इस व्यवस्था के माध्यम से वे भारतीय उद्योगपतियों, मजदूरों और किसानों को एक ही मंच पर लाना चाहते थे। वह चाहते थे कि भारत में हिंसा और राजकीय पूंजीवाद को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का आधार न बनाया जाए। उनके मत अनुसार पश्चिम के आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति भारत के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसलिए भारतीय आर्थिक समस्याओं का हल भारतीय दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। आर्थिक समानता का समर्थन और शोषण का खंडन करते हुए वह लोकतंत्रीय समाजवाद द्वारा परिवर्तन लाने के पक्ष में थे। जैसे वहाँ मजदूर वर्ग की और पूंजीपति वर्ग की क्रांति हुई थी ना रूस में, वहाँ तब समाजवाद आया था। ये ऐसा नहीं चाहते थे भी इस तरह क्रांति हो हमारे देश में, इस तरह आंदोलन और उसके बाद समाजवाद आए भी। यहाँ अपने आप धीरे धीरे परिवर्तन खुद हो जाएगा। विकेंद्रीयकरण का समर्थन, लाला लाजपत राय जी ने शक्ति के विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत का समर्थन किया। उसके मत अनुसार शिक्षा के शक्ति के केंद्रीयकरण से कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बुराइयां पैदा होती हैं, जबकि विकेंद्रीयकरण की प्रणाली में शक्तियां बांट दी जाती हैं। ये सिद्धांत है ना, पॉलिटिकल पढ़ा होगा +2 में आपने तो देखा होगा। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के सिद्धांत होते हैं। केंद्रीयकरण में होती है तो शक्तियाँ सारी एक मुट्ठी में होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, और विकेंद्रीयकरण में शक्तियाँ बांट दी जाती हैं। तो लाला लाजपत राय चाहते थे कि शक्तियों को बांट दिया जाए। जहाँ शक्तियाँ एक हाथ में होगी तो उनके भ्रष्ट होने का, उनका तानाशाही होने का भय बने रहेगा। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना उसी प्रणाली में ही संभव है जिसमें विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी। उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार और अनैतिकता को खत्म करने के लिए विकेंद्रीकरण की प्रणाली को उचित माना है। उन्होंने भारत में आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाने पर जोर दिया है। भारत में असली लोकतंत्र की स्थापना के लिए लाला जी ने विकेंद्रीकरण की प्रणाली को उपयोगी बताया। लाला जी ने विश्वास प्रकट किया कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले प्राचीन काल से स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीयकरण पाया जाता है। प्राचीन काल और मध्यकाल में बेशक भारत में कुलीन तंत्र और राजतंत्र का शासन रहा है, फिर भी यह स्थानीय संस्थाएं स्वतंत्र रही हैं। लाला लाजपत राय के अनुसार केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति घमंड, तंग विचारों, स्वार्थ और निरंकुशता को जन्म देती है। निरंकुशता होता तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जबकि विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति सहनशीलता, सहयोग और त्याग की शिक्षा देती है। इसके अलावा विकेंद्रीयकरण लोगों को शासन के कार्यों में सहयोगी बनाती है और उसको लोकतंत्रीय प्रणाली की शिक्षा देती है। थैंक यू।